सो फ्रेंड्स, आज जो है हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जावा के अंदर इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक कैसे काम करते हैं और JVM जो है इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग जो है इनिट ब्लॉक देखेंगे। सो लास्ट ट्यूटोरियल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर जो है आपके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक उसी तरीके से इनिट ब्लॉक भी आपके जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली आपका अगला क्वेश्चन होगा कि इनिट ब्लॉक में और स्टैटिक ब्लॉक में फिर क्या डिफरेंस है जब दोनों ही इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं। सो डिफरेंस के बारे में हम जो है थोड़ी देर के बाद देखेंगे, बट अभी सबसे पहले जो है इनिट ब्लॉक को समझते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी क्लास के अंदर कुछ इंस्टांस वेरिएबल्स हैं तो इंस्टांस वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं थ्रू इनिट ब्लॉक। ओके, इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले इन्वोक होता है। ओके, सो सीक्वेंस क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करेगा, इंस्टांस वेरिएबल्स को वो डिफॉल्ट वैल्यूज दे देगा। इसके बाद आपका इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और इसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्टर है तो वो एग्जीक्यूट होता है और डेफिनेटली मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है। सो हम सबसे पहले जो है इनिट ब्लॉक के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि इनिट ब्लॉक बनाया कैसे जाता है। ठीक है। सो इस क्लास के अंदर मैं दो इंस्टांस वेरिएबल बनाता हूं, इंटीजर x एंड इंटीजर y। ओके, और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा, मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया और ये दोनों हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। इनिट ब्लॉक बनाने का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस एंड द क्लोजिंग ब्रेस। इस तरीके से हम लोग जो है इनिट ब्लॉक बनाते हैं। एक क्लास के अंदर n नंबर ऑफ इनिट ब्लॉक्स हो सकते हैं और इनिट ब्लॉक आप क्लास के अंदर कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मैंने आपको बोला क्लास के अंदर इनिट ब्लॉक को आपको डिफाइन करना है। जो भी इनिट ब्लॉक्स होंगे वो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका इनिट ब्लॉक। बट अगर आपने इस तरीके से ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस किसी मेथड के अंदर या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला तो वो इनिट ब्लॉक नहीं होगा, वो नॉर्मल एक ब्लॉक होगा आपका, जो आपने जो है C या C++ में इससे पहले अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका एक्सपीरियंस हो तो उसमें आपने देखा होगा। सो ये इनिट ब्लॉक नहीं है, ये इनिट ब्लॉक नहीं है। आपका इनिट ब्लॉक हमेशा क्लास के अंदर आना चाहिए, डायरेक्टली क्लास के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और वो एक क्लास के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। लाइक दिस, इनिट ब्लॉक ये भी हो सकता है, इनिट ब्लॉक ये भी हो सकता है और इनिट ब्लॉक ये भी हो सकता है। सो मल्टीपल इनिट ब्लॉक्स आपके क्लास के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये मेरा जो है पहला इनिट ब्लॉक है। इसके अंदर मुझे लिखने दीजिए, मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ। से सपोज 1, हियर इज योर कंस्ट्रक्टर, 2,
3 and 4। तो ये देखिए मैंने इस क्लास के अंदर 1 2 3 इनपुट ब्लॉक्स बनाए हैं। ठीक है, ये मेरा मेन मेथड है और यहाँ पे ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। अभी देखिए इस मेन मेथड के अंदर सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, system.out.println एंड ऑफ मेन। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए? देखिए क्या आउटपुट आएगा। सो आउटपुट सिर्फ एंड ऑफ मेन आया है। इसका मतलब क्या है कि आपके JVM ने सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो इसके पीछे रीजन क्या है? जैसा कि आपको मैंने बताया, इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले कॉल होता है और इनिट ब्लॉक इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। ओके, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इनिट ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी क्लास के अंदर स्कोप्स होते हैं, स्टैटिक स्कोप है और इंस्टेंस स्कोप है। सो आपका इनिट ब्लॉक भी इंस्टेंस स्कोप के अंदर आता है। सो इंस्टेंस स्कोप के लिए के लिए हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी इनिट ब्लॉक के ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं, जो आपका किसी भी इनिट स्कोप के कंपोनेंट के ऊपर होती है, लाइक आपका इंस्टेंस मेथड। ठीक है, सो जिसका इनडायरेक्टली अगर मैं एक बार आपको वापस से बताना चाहूँ तो वो ये है कि इनिट ब्लॉक के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स या इंस्टेंस मेथड्स को ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि आप इनिट इंस्टेंस मेथड के अंदर करते हैं। रीजन क्या है आपको पता है? अगर आपको ध्यान में नहीं तो आप मेरा जो है लास्ट जो वीडियो था वो देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ एंड ऑफ मेन क्यों आया? राइट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। जब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो उससे पहले जो हमारा इनिट ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ना तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना आपका इनिट ब्लॉक कॉल होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंस्ट्रक्टर और इनिट ब्लॉक्स हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं। अब जब इंस्टेंस ही नहीं बना तो वेरिएबल ही क्रिएट नहीं हुई। जब आपके वेरिएबल ही क्रिएट नहीं हुए तो इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। सो आपका इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक कॉल इनिट ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, हम एक इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टैटिक टेस्ट क्लास का। ओके, क्यों? क्योंकि स्टैटिक टेस्ट क्लास ही है जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर और इनिट ब्लॉक बनाया हुआ है। सो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा और इसके बाद आपका आउटपुट जो होगा वो होगा 4। ओके, अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आप एक क्लास के अंदर n नंबर ऑफ इनिट ब्लॉक बना सकते हैं, बट वो इनिट ब्लॉक उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे जिस सीक्वेंस में आपने उन्हें क्लास के अंदर डिफाइन किया है। तो क्योंकि पहला इनिट ब्लॉक ये है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद ये जो थर्ड वाला है ये एग्जीक्यूट होगा।
और जब ये तीनों इनिट ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो है JVM आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और जब कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या प्रिंट हुआ है 1, सो आपका ये इनिट ब्लॉक सबसे पहले कॉल हुआ। इसके बाद जो है आपका जो है 3 प्रिंट हुआ, इट मीन्स ये वाला इनिट ब्लॉक कॉल हुआ होगा। इसके बाद जो है आपका 4 प्रिंट हुआ है, दैट मीन्स ये इनिट ब्लॉक कॉल हुआ होगा। और इसके बाद देखिए 2 प्रिंट हुआ है, 2 मीन्स आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसके बाद। तो इस सीक्वेंस में आपके स्टैटिक और इनिट ब्लॉक्स कॉल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आइए जो है इस चीज़ को और अच्छे समझने के लिए जो है एक प्रोग्राम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि JVM इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया इनिट ब्लॉक भी आपका क्लास के अंदर इंस्टेंस स्कोप के अंदर आता है। सो यहाँ पे हम करते हैं 4 ओके, यहाँ पे मैं x की वैल्यू को दे देता हूँ 3 एंड इसके बाद यहाँ मैं मेन मेथड के अंदर इस x की वैल्यू को प्रिंट करूँगा और फिर देखते हैं x की क्या वैल्यू प्रिंट होती है, t1 डॉट x। सो हम इस प्रोग्राम को अभी जो है जिस तरीके से हमने जो है सीखा है स्टैक बना करके और हीप बना करके प्रोग्राम रन करना, हम उस तरीके से एक एक स्टेटमेंट को रन करेंगे और समझेंगे कि जावा जब इस प्रोग्राम को आपका JVM जब इस प्रोग्राम को रन करेगा तो वो किस तरीके से रन करेगा। ओके, फिर ये करते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ इनिट ब्लॉक के बारे में। ओके, सो आप इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली जावा स्टैटिक टेस्ट जब लिखेंगे तो आपका JVM क्या करेगा, एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा। ठीक है, सो ये क्रिएट करने के बाद वो आपकी स्टैटिक टेस्ट क्लास को जो है लोड करेगा, और लोड करने के बाद जो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी लाइक स्टैटिक वेरिएबल्स को क्रिएट करेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा, तो वो काम वो यहाँ पे करेगा। इसके बाद जो है वो मेन मेथड को कॉल करेगा। सो मेन मेथड इस स्टैक के अंदर आ गया और वो आपका करंट एग्जीक्यूटिंग मेथड हो गया। ओके, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया आपने, न्यू स्टैटिक टेस्ट स्टेटमेंट JVM सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, एक स्टैटिक टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और स्टैटिक टेस्ट टाइप का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो वो आपका हीप के अंदर 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, और उसके अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे x एंड y, क्योंकि यहाँ पे x एंड y 2 इंस्टेंस वेरिएबल हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हुए हैं। ओके,
बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि आपको पता है इंटीजर्स को 0 मिलता है, सो यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी 0, 0। इसके बाद जो है आपका न्यू ऑपरेटर इस मेमोरी का रेफरेंस रिटर्न करेगा जो हमने कहाँ पे स्टोर किया है, T1 के अंदर। सो T1 के अंदर एक रेफरेंस आ जाएगा, से सपोज रेफरेंस कुछ इस तरीके से है 011 और ये T1 इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। नाउ लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस स्टेप के बाद आपका JVM क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर है। अगर आपने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है तो वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो आर्ग्यूमेंट लेता है। इंटीजर है तो इंटीजर टाइप वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। बट इस प्रोग्राम में मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आपका JVM कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से पहले वो इनिट ब्लॉक को कॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला इनिट ब्लॉक कौन सा है, ये है, ठीक है। सो सबसे पहले वो इस इनिट ब्लॉक को कॉल करेगा, ठीक है। सो जब ये इनिट ब्लॉक आपका कॉल होगा तो ये x जो है ये एक्चुअली क्या है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले वाली क्लास में कि ये x जो है आपका कंपाइलर इसको कैसे रिजॉल्व करेगा, दिस डॉट एक्स। सो JVM को ये कैसे दिखाई देगा, दिस डॉट एक्स, ठीक है। सो दिस डॉट एक्स के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी, 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4। इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1। सो आपका आउटपुट सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, 1, ओके। इसके बाद JVM देखेगा और कोई इनिट ब्लॉक है, यहाँ पे देखिए एक और इनिट ब्लॉक है। सो ये वाला इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी जब ये इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये x है, ये कैसे रिजॉल्व किया है आपके कंपाइलर ने, दिस डॉट एक्स की तरह। सो इस x के अंदर 4 हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। एंड देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आउटपुट में आ जाएगा आपका 3। इसके बाद फिर वो और सर्च करेगा कि इसके अंदर और कोई इनिट ब्लॉक है। सो देखिए यहाँ पे एक और इनिट ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 9। सो यहाँ पे ये 10 हट जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होगा 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपका JVM क्या करेगा, क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर कंस्ट्रक्टर है तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ओके। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कुछ इस तरीके से, ओके। स्टैटिक टेस्ट, यहाँ पे क्या होगा आपका दिस, यहाँ पे क्या वैल्यू कॉपी हो जाएगी, जिस रेफरेंस के ऊपर या जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसका रेफरेंस। सो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और इस कंस्ट्रक्टर का इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, 011। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 011। दैट मीन्स ये जो दिस है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अभी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। आपका JVM इस स्टेटमेंट में आएगा, यहाँ पे क्या है, दिस डॉट एक्स, यानी दिस जिसको पॉइंट कर रहा उसके x के अंदर अभी क्या असाइन कर दो, 3। सो ये 9 भी हट जाएगा और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू 3 हो गई। फिर JVM इस स्टेटमेंट में आएगा, ये क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2। सो आपका 2 प्रिंट होगा, ओके। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आकर के देखिए ये खत्म हो गया। सो कंस्ट्रक्टर जो है स्टैक से बाहर निकल जाएगा, ये पूरा स्टैक फ्रेम स्टैक से बाहर हो जाएगा। सो ये हट गया और फिर आपका कंट्रोल वापस से कहाँ पे आएगा, इस स्टेटमेंट में आएगा और आपका JVM नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा।
और जब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो क्या है, x इक्वल्स टू t1 डॉट एक्स, यानी t जिसको रेफर कर रहा है उसके x के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कीजिए, और x के अंदर क्या है आपका 3, सो वापस से जो है 3 प्रिंट होगा, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड ऑफ मेन लिख करके खत्म हो जाएगा आपका प्रोग्राम। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ योर JVM विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो द थंब रूल इज, आपके कंस्ट्रक्टर से पहले इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं, और जिस सीक्वेंस में आपके इनिट ब्लॉक्स डिक्लेयर किए गए हैं, लिखे गए हैं आपकी क्लास के अंदर, उसी सीक्वेंस में आपका JVM उन इनिट ब्लॉक्स को कॉल करता है, एग्जीक्यूट करता है। ओके। और इनिट ब्लॉक के अंदर आपके जो भी इंस्टांस वेरिएबल्स हैं आप उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके। सो ये बेसिकली आपका यूज है इनिट ब्लॉक का। इनिट ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज इंस्टांस वेरिएबल्स। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो x है, अगर मुझे इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज ही करना है तो वो तो मैं इस तरीके से यहां पे भी कर सकता हूं, राइट? हमें इनिट ब्लॉक बनाने की क्या जरूरत है? इनिशियलाइजेशन करना है तो हम तो यहां पे भी कर सकते हैं ना, राइट? सो अगर आपके पास इस तरीके से सिंपल इनिशियलाइजेशन है, लाइक x इक्वल टू 55, तो ऑब्वियसली आप यहां पर करेंगे उसको इनिशियलाइज। ठीक है, आप उसको कहां पे इनिशियलाइज करेंगे? यहां पे इनिशियलाइज करेंगे। सर्टेनली कर सकते हैं, एकदम सही है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने इंस्टांस वेरिएबल्स को इस तरीके से, इतना सिंपल तरीके से इनिशियलाइज करना हो। बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट्स आएंगी कि आपको जो है कुछ लॉजिक लिख करके अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। लॉजिक लिख करके मैं एक एग्जांपल देता हूं। से सपोज आपके पास कोई वेरिएबल है जिसको आपको इनिशियलाइज करने के लिए डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, और डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद एक टेबल से वैल्यूज ला करके इनिशियलाइज करना है। तो आप बताइए, क्या आप जो है इस एक सिंगल स्टेटमेंट में, इस पहली लाइन के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना करके, डेटाबेस का कनेक्शन बना करके, डेटाबेस से क्वेरी करके वो वैल्यूज को लाके इनिशियलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट? उस केस में आपको इनिट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। सो इनिट ब्लॉक के अंदर आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं, जिसके और अपने इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये सिंपल एग्जांपल लिया x इक्वल टू 4, बट नॉर्मली यू आर राइट दैट अगर आपको x इक्वल टू 4 करना है तो आपको इनिट ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली यहाँ पे कर दीजिए। ओके, सो ये बेसिकली आपका यूज है इनिट ब्लॉक का। नेक्स्ट, ओके, अब हम जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ओके, वो क्या है कि अब आपको पता है कि आप सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड लिखने के बाद जो है, सोर्स कोड लिखने के बाद आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जावा सी कमांड यूज करके, और फिर आपका कंपाइलर सिंटैक्स एरर चेक करता है। अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो आपके सोर्स कोड को पाइप कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो इस क्लास के लिए भी ऐसा हुआ होगा, आपके कंपाइलर ने जो है इस कोड को जो है बाइट कोड में ट्रांसलेट किया होगा। चलिए देखते हैं कि आपके कंपाइलर ने जो है इस सोर्स कोड के लिए क्या बाइट कोड जनरेट किया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इनिट ब्लॉक्स को आपका
JVM या आपका कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करता है। ओके, सो ये देखिए, ये है आपका ये मेरी क्लास है स्टैटिक टेस्ट, और यहाँ पे देखिए इस बिन फोल्डर के अंदर जो है हमारा ये स्टैटिक टेस्ट डॉट क्लास फाइल पड़ी हुई है, और अभी जो है हम इसके बाइट कोड को देखना चाहते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जावा-पी कमांड हम यूज़ करते हैं बाइट कोड को रीड करने के लिए। सो हम वो कमांड यूज़ करेंगे इस क्लास के बाइट कोड को रीड करने के लिए। सो जावा टी माइनस वर्बोस स्टैटिक टेस्ट, मतलब डॉट क्लास फाइल का नेम, जिसकी बाइट कोड को आप देखना चाहते हैं। सो देखिए, ये है मेरा बाइट कोड। किस क्लास का बाइट कोड है ये? देखिए, पब्लिक क्लास स्टैटिक टेस्ट एक्सटेंस ऑब्जेक्ट। ये इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। सो ये है मेरा, देखिए, बाइट कोड। किसका बाइट कोड है? ये हमारा ये जो क्लास हमने लिखी है ये उसका बाइट कोड है। अब इस बाइट कोड के अंदर, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, देखिए ये आपका जो है कंस्ट्रक्टर है स्टैटिक टेस्ट। ये वो कंस्ट्रक्टर है जो मैंने बनाया था, यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका देखिए बाइट कोड है उसके लिए, और ये देखिए आपका मेन मेथड है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, ध्यान से देखें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो कमांड्स हैं, इन कमांड्स के बारे में कभी किसी दिन टाइम मिलेगा या किसी एक ट्यूटोरियल जो है मैं इसके ऊपर पूरा जो है बनाऊंगा, जिसके अंदर हम इन कमांड्स के बारे में जो है ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पे बाइट कोड की, हम उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आप देखें 55, ठीक है, ये 55 है, 4 है, 10 है, पुश 9 है, एंड यहाँ पे जो है आगे जो है कहाँ तो 9 होगा। ये देखिए ये 9 है, ये 9 है यहाँ पे, फिर ये 10 है, और फिर ये 4 है, कहाँ पे, यहाँ पे है आई पुश। ओके, सो एक्चुअली मुझे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, हो क्या रहा है, आपके जितने भी इनिट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आपके कंपाइलर ने क्या किया, हर एक इनिट ब्लॉक के अंदर जो आपने कोड लिखा है उसको उसने आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर दिया। ठीक है, ये देखिए 4, यहाँ पे 4 है, ये है आई कांस्टेंट 4। इसी तरीके से 10 और फिर 9 है, फिर देखिए 9 है। ठीक है, फिर आपने 3 किया है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर, सो यहाँ पे आई कांस्टेंट 3 है। ओके, कहने का क्या मतलब है, जब आपका कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है, ठीक है, और अगर उसको कोई भी इनिट ब्लॉक मिलता है क्लास के अंदर, तो आपका कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर देता है। बट वो कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड लिखा हो उसके ऊपर कॉपी करता है। और किस सीक्वेंस में कॉपी करता है, जिस सीक्वेंस में आपके इनिट ब्लॉक लिखे हुए हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लूं, तो आप देखिए जब वो इस कंस्ट्रक्टर को बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा, तो वो सबसे पहले ये वाला कोड को कॉपी करेगा, नंबर 1। ठीक है,
एक मिनट, मेरा ये डिजिटल पेन बंद हो गया। ठीक है, सबसे पहले वो इस कोड को कॉपी करेगा, फिर इसके बाद कौन सा इनिट ब्लॉक है, ये इनिट ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाद जो है वो इस कोड को कॉपी करेगा, फिर ये इनिट ब्लॉक है। सो इसके बाद वो इस कोड को कॉपी करेगा आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर, और फिर इसको ट्रांसलेट करके 4th नंबर पे लिखेगा। ओके, और ये आपका पूरा कंस्ट्रक्टर का बॉडी बनेगा। कहने का क्या मतलब हुआ, सबसे पहला इनिट ब्लॉक नंबर 1 सबसे ऊपर कॉपी हुआ, इसके बाद उसके बाद जो इनिट ब्लॉक है वो उसके नीचे कॉपी हुआ, उसके बाद जो इनिट ब्लॉक है वो उसके नीचे कॉपी हुआ, और जो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड लिखा हुआ है वो सबसे नीचे। यही रीजन है कि आपका इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले कॉल होता है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंपाइलर ऐसा काम करता है। ठीक है, इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले होता है कॉल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका कंपाइलर वो सारे इनिट ब्लॉक्स का कोड आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर देता है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड लिखा है उससे पहले कॉपी करता है। सो ये रीजन है, आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अच्छे से इसको देखते हैं एक दूसरे और एग्जांपल से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका एक कंस्ट्रक्टर है जो कोई पैरामीटर नहीं लेता है। मैं काम करता हूं, मैं एक और कंस्ट्रक्टर यहां पर बनाता हूं। से सपोज योर इंटीजर x, इंटीजर m। ओके, एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने। अभी क्या है, इस स्टैटिक टेस्ट क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं। ओके, आप देखते हैं जब जावा आपका जो जावा कंपाइलर है, जब इस कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा तो वो क्या ट्रांसलेट करता है। मैं फिर से जाता हूं और फिर से जो है सेम कमांड रन करूंगा क्लास फाइल को बाइट कोड को रीड करने के लिए। सो ये हमारा कांस्टेंट पूल है। ओके, ये देखिए एक स्टैटिक टेस्ट कंस्ट्रक्टर जो कुछ पैरामीटर नहीं लेता है, यानी इसके लिए अगर आप ध्यान दें तो मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इतना कुछ नहीं लिखा है। एक्चुअली मैंने तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, लेकिन उसने इतना कंपाइलर ने इतना कुछ मेरे लिए जनरेट किया है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसने इनिट ब्लॉक के कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी किए हैं। आगे आप आइए, ये देखिए दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो इन टाइप का पैरामीटर लेता है, इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेता है। वो ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है, देखिए। और अगर आप ध्यान दें तो इसके अंदर भी वो सारा का सारा कोड कॉपी किया गया है। सबसे पहले इस इनिट ब्लॉक का, सबसे पहले 55 ये रहा, देखिए पुश आई 5, देन आई कॉन्स्ट 4, ये देखिए 4 इनिशियलाइज किया गया है। फिर जो है 10 इनिशियलाइज किया गया है, 10 एक्स के अंदर डाला है, असाइन किया है, और इसके बाद फिर जो है 9, देखिए 9। तो कहने का क्या मतलब है, आपने जितने भी इनिट ब्लॉक बनाए हैं उसका जो कोड है वो सारा का सारा आपका कंपाइलर आपके कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कॉपी कर देता है, और जितने कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सबके अंदर कॉपी करता है। ठीक है, और जिस सीक्वेंस में आपने इनिट ब्लॉक्स को लिखा हुआ है वो उसी सीक्वेंस में उस कोड को कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कॉपी करता है। पहले इनिट ब्लॉक का कोड पहले कॉपी होगा, दूसरे इनिट ब्लॉक का कोड उसके पहले वाले इनिट ब्लॉक के कोड के नीचे कॉपी होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, और सबसे लास्ट में उस कंस्ट्रक्टर का जो कोड है वो खुद लिखा जाता है। ये देखिए। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये, और आपने इसको देखा, आपके सामने है सब कुछ, देख सकते हैं, और आप इसको खुद भी जो है अपने लैपटॉप पे अपने सिस्टम पे जो है ट्राई करके देख सकते हैं।
ओके। सो अगर आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है, तो इससे जो है आप जो है एक आपको पता चल गया होगा कि इनिट ब्लॉक के अंदर जो है आप क्या लिख सकते हैं, इनिट ब्लॉक को जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला यूज तो यही हो गया। अगर आपके पास कोई रिपीटेबल कोड है, मतलब कोई ऐसा कोड है जो आप हर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना चाहते हैं, ठीक है, सो उसको जो है हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ना लिख करके, राइट, उसको जो है हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर ना लिख करके आप उसे कहाँ लिख सकते हैं, इनिट ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। और आपका कंपाइलर आपके लिए उस चीज को मेंटेन करेगा कि वो उसको हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर दे आपके लिए। और अगर आप बेसिकली इसको नहीं समझना चाहते हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों कॉपी कर रहा है, कैसे कॉपी कर रहा है, दैट्स फाइन, बट आपको जो नॉर्मल थ्योरी का जो रूल है वो आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर को, कोई भी कंस्ट्रक्टर हो क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले इनिट ब्लॉक कॉल होते हैं। और मैंने आपको सिर्फ वो समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इनिट ब्लॉक्स पहले कॉल होते हैं, उसके लिए मैंने आपको बाइट कोड ओपन करके दिखाया था। ठीक है, सो एक एडवांटेज इसका इनिट ब्लॉक्स का यही है कि अगर आपके पास से सपोज कुछ एक रिपीटेबल कोड है जो आपको हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना है, सो हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको कॉपी पेस्ट ना करके आप क्या कर सकते हैं, उस कॉमन कोड को आप कंस्ट्रक्टर से हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ एक ऐसा कोड था जो मैं चाहता हूं कि हमेशा रन हो, चाहे वो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो विथ इंटीजर, या वो उसका जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो, यूजर कंस्ट्रक्टर कॉल करे विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर, या वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करे जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेता है, फ्लोट टाइप का पैरामीटर लेता है। वो कोड मेरा हर टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, उसको जो है इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देंगे हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, बट एक्चुअली आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप जो है क्या कर सकते हैं, इनिट ब्लॉक बना सकते हैं और इनिट ब्लॉक के अंदर आप उस कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, अब ये इनिट ब्लॉक जो है आपका एग्जीक्यूट होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि आपने जो है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, या ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, या ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, दोनों कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होने से पहले आपका ये इनिट ब्लॉक कॉल होगा। ठीक है, और क्यों होगा ऐसा वो अभी हमने देख लिया है, समझ लिया है। ठीक है दोस्त, सो ये है आपका कॉन्सेप्ट इनिट ब्लॉक के पीछे। ओके, सो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक इनिट ब्लॉक। ठीक है, ओके, स्टैटिक इनिट ब्लॉक करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ मेन, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अभी आप बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। राइट, इस प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ मेन होगा। क्यों, क्योंकि अभी देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ मेरा एंड ऑफ मेन आया है। रीजन क्या है कि क्योंकि हमने टेस्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। मैं एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। अभी क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा,
आउटपुट क्या होगा 9 9 2 एंड एंड ऑफ मेन। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि सबसे पहले जो है आपका मेन मेथड कॉल हुआ, फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हीप के अंदर, और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होना ही होना है। इस केस में जो है आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कोई पैरामीटर नहीं लेता है, बट कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले आपका इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले अब इनिट ब्लॉक जिस सीक्वेंस में डिफाइंड है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले ये इनिट ब्लॉक कॉल हुआ, तो आपका आउटपुट आ गया 9। सबसे पहले आपका 9 आया, फिर ये इनिट ब्लॉक कॉल हुआ, तो इसलिए वापस से एक बार आपका 9 आया, फिर आपका जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, सो आपका आउटपुट 2 है इसलिए, और एंड देन एंड ऑफ मेन। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे समझ में आए। ओके, बट मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं था, मैं यहाँ पे जो है आपसे कुछ और पूछना चाह रहा था, और वो ये है। मैंने स्टैटिक टेस्ट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, तब इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा? ठीक है, रन करता हूं, देखिए। नाइन 5 2 and again 9 5 and 2, 9 5 2 and 9 5 2। क्यों ये आउटपुट आया है? ये आउटपुट क्यों आया है? क्योंकि जितनी बार आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उतनी बार आपके इनिट ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे। रीजन क्या है? जैसा कि आपको पता है, इनिट ब्लॉक्स इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं। तो जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उतनी बार आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, और जितनी बार आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट होंगे उतनी बार आपके इनिट ब्लॉक्स उन इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए एग्जीक्यूट होंगे, इनिट ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे, और इनिट ब्लॉक्स जब आपके एग्जीक्यूट होंगे तो डेफिनेटली आपका कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होगा। सो थंब रूल इज, क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपका इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूं 5, मींस मैं अगर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं तो आउटपुट क्या होगा? आपका आउटपुट सेम ही रहेगा, बस सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, जबकि ये वाला कंस्ट्रक्टर, दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है? ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ init blocks. Now we are going to look at static blocks. ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक्स क्या है? जैसे आपका इनिट ब्लॉक जो है इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम स्टैटिक ब्लॉक्स अपनी क्लास के अंदर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं, बट स्टैटिक ब्लॉक्स की जो फंक्शनैलिटी है वो इनिट ब्लॉक से काफी डिफरेंट होती है।
उसके पीछे रीजन क्या है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पहले क्लास में देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रिएट होते हैं। और कब क्रिएट होते हैं? जब आपकी क्लास फर्स्ट टाइम जावा के अंदर, जेवीएम के अंदर लोड होती है, उसी टाइम वो क्रिएट होते हैं, उसी टाइम वो इनिशियलाइज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और क्योंकि आपका स्टैटिक वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज हो रहा है, एक बार क्रिएट हो रहा है, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए जो आपका स्टैटिक ब्लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सो आपके जेवीएम के अंदर स्टैटिक ब्लॉक एक क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। और वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपकी क्लास जेवीएम के अंदर फर्स्ट टाइम लोड होती है। ओके। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्लॉक, यहां देखिए मैंने एक क्लास बनाई है, स्टैटिक ब्लॉक क्लास। इसके अंदर हम स्टैटिक एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक टाइप का। ओके। और स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं अपनी क्लास के अंदर तो वो हो जाता है हमारा इन ब्लॉक। अगर आप इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लिख दें तो वो स्टैटिक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है। मैंने स्टैटिक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है। सो ओके, अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो ये मेरी क्लास है, यहाँ पे मेरा मेन मेथड है। ये मेन मेथड है और हम इसको रन कर सकते हैं। रन करता हूं, देखिए मैं क्या आउटपुट आएगा। सो आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ क्या है? एंड ऑफ मेन आया। एंड ऑफ मेन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? राइट, आपको पता है स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो मेरी स्टैटिक ब्लॉक क्लास है ये जेवीएम के अंदर लोड ही नहीं हुई है। लोड क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये क्लास हमने यूज ही नहीं की है। ये क्लास तो हमने डिफाइन कर दी है, बट इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड है। सिर्फ आपका जेवीएम मेन मेथड को कॉल करता है, जिस स्टेटमेंट को प्रिंट करता है और खत्म हो जाता है और जेवीएम फिर बंद हो जाता है। सो जब जेवीएम ने इस मेन मेथड को कॉल किया, ठीक है, तो हमने कहीं पे भी इस स्टैटिक ब्लॉक क्लास को यूज नहीं किया है। क्योंकि हमने स्टैटिक ब्लॉक क्लास को यूज नहीं किया तो जेवीएम ने इस क्लास को लोड ही नहीं किया। जब आपकी क्लास लोड हुई नहीं तो आपका स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी क्लास लोड होती है। सो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपकी क्लास, आपने क्लास डिफाइन कर दी है वो ठीक है, वेरी गुड, बट अगर आप अपनी क्लास को कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं, आपकी क्लास यूज नहीं होती है, तो जेवीएम उस क्लास को लोड नहीं करता है। ओके। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं एक ऑब्जेक्ट बना करके। ठीक है।
अभी देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। क्या वो देखिए, इन स्टैटिक ब्लॉक। ओके, क्या क्या आउटपुट आया, इन स्टैटिक ब्लॉक। सो क्योंकि इस बार इस एग्जाम्पल में आपने स्टैटिक ब्लॉक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो जेवीएम ने जो है इस क्लास को लोड किया, और इस क्लास को जब उसने लोड किया है तो स्टैटिक वेरिएबल भी क्रिएट किया उसने, स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज भी किया और स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट भी किया। ठीक है, सो इस तरीके से आपका स्टैटिक ब्लॉक काम करता है। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन इफ आई क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। तब क्या आउटपुट होगा? ये जो स्टैटिक ब्लॉक हमने बनाया ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? यू आर राइट, सिर्फ और सिर्फ एक बार। क्यों एक बार? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के लिए एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं। कब एग्जीक्यूट होते हैं? जब वो फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर लोड होते हैं। ठीक है, देखिए मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को। इन स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, और अगर मैं आपको क्लियर समझाना चाहूं, नाउ से सपोज दिस इज माय 1, हियर इज 2। देखिए, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद, ये जो स्टेटमेंट है इसके एग्जीक्यूट होने के बाद आपका स्टैटिक ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं स्टैटिक ब्लॉक क्लास के, लेकिन क्योंकि एक बार आपकी क्लास जेवीएम के अंदर लोड हो गई है, वो इनिशियलाइज हो गई है, अब दोबारा उसके लिए जो है स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो एग्जीक्यूट नहीं हुआ जब आपने वापस से उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है इंटरव्यूज के काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके ओके, आइए थोड़ा एक और एग्जांपल करते हैं स्टैटिक से ही रिलेटेड। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है हमें इसकी। इसका क्या आउटपुट होगा? इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा? रन करते हैं, देखते हैं। देखिए क्या हुआ, इन स्टैटिक ब्लॉक एंड देन एंड ऑफ मेन। क्या है? एंड ऑफ मेन एंड इन स्टैटिक ब्लॉक। सो ये आउटपुट से आपको ये पता चल रहा होगा कि आपका स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हुआ है, और स्टैटिक ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? सो अभी इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को एक बार, और फिर समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके,
सो अभी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या करेंगे, जावा टेस्ट, जावा स्टैटिक टेस्ट, आपने ये लिख दिया। जैसे ही आप ये लिखेंगे क्या होगा, JVM एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा क्लासेस को लोड करने के लिए और हीप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और आपका मेन थ्रेड के लिए उसने ये स्टैक क्रिएट किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा आपका JVM, क्योंकि आपने ये क्लास को JVM को इन्वोक करते समय यूज किया है, पास किया है, तो जावा जो है JVM जो है सबसे पहले इस क्लास को लोड करेगा। ओके, वो इस क्लास की इस नाम से डॉट क्लास फाइल सर्च करेगा, उसके अंदर डॉट क्लास फाइल के अंदर जो भी बाइट कोड है वो मेथड एरिया के अंदर लेके आएगा। नाउ से सपोज दिस इज द प्लेस वेयर योर स्टैटिक टेस्ट क्लास का जो बाइट कोड है वो लोड हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले ही क्लास में बताया है, अभी वापस से मैंने आपको बताया कि आपका JVM ये देखेगा कि इस क्लास के अंदर क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है। अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो वो उसको उसी टाइम पर क्रिएट करेगा, और कहाँ क्रिएट करेगा, मेथड एरिया के अंदर क्रिएट करेगा। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद वो चेक करता है कि क्या इसके अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है। अगर कोई स्टैटिक ब्लॉक है तो वो उसको उसी टाइम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली तुरंत। ठीक है, मैंने स्टैटिक ब्लॉक बोला है, स्टैटिक मेथड्स कभी भी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं पहले ही। वो देखता है कि इस क्लास के अंदर क्या कोई स्टैटिक ब्लॉक है। अगर उसको एक भी स्टैटिक ब्लॉक मिलता है तो वो उसको उसी टाइम पर एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, आपकी क्लास के अंदर n नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक हो सकते हैं, और जिस ऑर्डर के अंदर आपके स्टैटिक ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, आपका JVM उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में स्टैटिक ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है। सो वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक है, आपका JVM उसी टाइम पर इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। सो जब वो स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा तो हमें क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ दिखाई देगा, इन स्टैटिक ब्लॉक। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, आपकी क्लास इनिशियलाइज हो गई कंप्लीटली, फिर आपका JVM नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो ये जो क्लास लोड हुई है उसके अंदर एक मेथड को सर्च करेगा जिसका नाम मेन है, जो स्ट्रिंग टाइप एरे आर्गुमेंट लेता है, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड हो। सो उसको ये मेथड मिलेगा और वो इस मेथड को कॉल कर देगा। सो आपका मेन मेथड यहां पर आ गया स्टैक के अंदर। ओके, स्टैक के अंदर आ गया, सो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, system.out.println एंड ऑफ मेन। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपको क्या कंसोल पे दिखेगा, एंड ऑफ मेन। ठीक है, यही रीजन है कि आपको जो है ये स्टेटमेंट पहले प्रिंट हुई है और ये स्टेटमेंट बाद में प्रिंट हुई है। सो दिस इज हाउ योर जावा एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इफ इट हैज a static block। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्लास के अंदर n नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं। जिस सीक्वेंस में आपने उनको डिक्लेयर किया है, आपका JVM उस सीक्वेंस में उनको एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ।
सभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आउटपुट क्या होगा। इन स्टैटिक ब्लॉक 2, इन स्टैटिक ब्लॉक 3 एंड देन एंड ऑफ मेन। ओके, तो ये है आपका। और यहाँ पे मैं एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन है। कई बार इंटरव्यूअर्स खासकर जो फ्रेशर्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन यू राइट ए प्रोग्राम जो कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट करे बट उसके अंदर कोई मेन मेथड ना हो। तो आपको शायद उसका आंसर पता चल गया होगा। आप बोलेंगे यस वी कैन राइट ए प्रोग्राम जिसके अंदर मेन मेथड नहीं है बट वो फिर भी कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट कर देगा, बट इवेंचुअली JVM बंद हो जाएगा विथ एक्सेप्शन दैट मेन इज नॉट फाउंड, मेन मेथड नॉट फाउंड। और वो आप कैसे कर सकते हैं, आप उस क्लास के अंदर स्टैटिक ब्लॉक बना दीजिए, उसके अंदर जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, और आपको पता है आपका JVM सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल करेगा उस क्लास के अंदर, और उसके बाद वो जाके मेन मेथड को सर्च करेगा। अब मेन मेथड है नहीं तो JVM जो है एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि मेन नॉट फाउंड, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने देखिए आज इनिट ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक के बारे में पढ़ा, समझा कि वो कैसे काम करते हैं, JVM के अंदर किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं आपको आपके लिए एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हो सारी चीज़ें मैं कवर करूँ और एक डायग्राम के थ्रू आपको उसको समझाऊँ। यहाँ का मेन मेथड है। तो ये देखिए सब कुछ है इसके अंदर, यूनिट ब्लॉक है,
स्टैटिक है और ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं। ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, देखिए एक बार आपके लिए। ओके, पहले एक बार आउटपुट देख लीजिए, क्या आउटपुट है। इन स्टैटिक ब्लॉक init block 4 end of main init block and 4। तो आप देख सकते हैं कि आपका init ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल हुआ है, लेकिन आपका स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ है। ओके, अब मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूं कि ये प्रोग्राम कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, कब कैसे स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट होंगे और इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होंगे। ओके, सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए अगेन आप लिखेंगे जावा स्टैटिक टेस्ट। जैसे ही आप जावा स्टैटिक टेस्ट लिखेंगे और एंटर मारेंगे, आपका जेवीएम इनिशियलाइज होगा और वो एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आपने जो है जावा स्टैटिक टेस्ट क्लास को जेवीएम के अंदर पास किया था जावा कमांड रन करते समय, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इस क्लास को लोड करेगा। ठीक है, अब मैं जो आपको ये थ्योरी समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर मेन मेथड है तो इसके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हो रही है, कुछ अलग बिहेवियर इसको मिलेगा, नहीं। ये चीज हर एक क्लास के लिए, किसी भी क्लास के लिए सेम रहेंगी। सो इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा सारी क्लासेस के लिए सेम रहेगा। बस इसके इस क्लास के लिए एक एक्स्ट्रा इसको जो है फंक्शनैलिटी है, एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसके लिए, वो ये है कि इसके अंदर जो मेन मेथड है जिसको जेवीएम कॉल करेगा। बाकी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी भी क्लास के लिए, सभी क्लासेस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, सो आपका जेवीएम इस क्लास को लोड करेगा। कहाँ पे लोड करेगा, मेथड एरिया के अंदर लोड करेगा। सो उसने जो है ये देखिए इस क्लास को लोड कर दिया। से सपोज ये वो प्लेस है जहां पर जो है स्टैटिक टेस्ट क्लास लोड हुई। इस क्लास को यहाँ पे लोड करने के बाद पहली चीज जो आपका जेवीएम करता है वो ये करता है, वो सर्च करता है वो इस क्लास के अंदर कि क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है। अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो वो उसको उसी टाइम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है और उसको इनिशियलाइज करता है। ठीक है, सो वो ऊपर से नीचे तक सर्च करेगा और यहाँ पे जब वो आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम y है। तो क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करेगा जिसका नाम वो रखेगा y। ओके, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी और उसके अंदर क्या वैल्यू डाल देगा, 6। क्यों, क्योंकि ये 6 से आपने उसको इनिशियलाइज किया है। ये पहला काम है जब भी कोई क्लास लोड होती है, कोई भी क्लास लोड होती है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, वो सर्च करता है आपका जेवीएम की इस क्लास के अंदर क्या कोई स्टैटिक ब्लॉक है। ऊपर से नीचे तक स्कैन किया उसने देखा कि हाँ यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक है। अभी वो क्या करेगा, आपका जेवीएम इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करेगा,
इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसको वो रन कर देगा। सो यहाँ पे जब वो रन करेगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, system.out.println इन स्टैटिक ब्लॉक। सो देखिए ये आपका पहला आउटपुट है इन स्टैटिक ब्लॉक। ओके, सो ये हो गया। अगर इस क्लास के अंदर कोई और स्टैटिक ब्लॉक है तो वो उसको भी अभी एग्जीक्यूट कर देगा। और ध्यान में रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए अब ना तो कभी दोबारा स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होगा, ना तो कभी वो इनिशियलाइज होगा, ना तो कभी स्टैटिक ब्लॉक वापस से अब एग्जीक्यूट होगा इस JVM की साइकिल में। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आप आइए। नेक्स्ट स्टेप में JVM क्या करेगा, क्योंकि ये क्लास पास हुई थी जावा कमांड के साथ, तो वो इस क्लास के अंदर मेन मेथड को सर्च करेगा। देखिए यहाँ पे आपका मेन मेथड है, तो JVM आपके मेन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, उसने मेन मेथड को कॉल कर दिया। ये देखिए आपका मेन मेथड कॉल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, आप न्यू ऑपरेटर लगाया हुआ है, यूज किया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दिस न्यू आपका JVM एक स्टैटिक टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब स्टैटिक टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट कैसा होगा, कितने बाइट का होगा, ये जानने के लिए आपका JVM देखता है कि इस क्लास के अंदर कितने इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। सो इसके अंदर 2 इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप है। सो आपका JVM देखिए हीप के अंदर 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा और वहां पर x और m नाम से 2 वेरिएबल क्रिएट करेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके अंदर 33 और 55 स्टोर कर देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसने। न्यू ऑपरेटर का सेकंड काम क्या है, वो मेमोरी रेफरेंस रिटर्न करता है, जिसको आप कहाँ पे स्टोर करेंगे, T1 के अंदर। ये देखिए आपका T1 रेफरेंस वेरिएबल कहाँ क्रिएट हुआ, स्टैक के अंदर। उस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इसका रेफरेंस आ जाएगा। नाउ से सपोज दैट रेफरेंस इज 111। सो ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके JVM का, जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि आपका कंपाइलर जब इस कोड को कंपाइल करेगा तो इनिट ब्लॉक्स के कोड को आपके वो स्टैटिक वो उसको जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉपी कर देता और कहाँ पे कॉपी करता है, कंस्ट्रक्टर के कोड के ऊपर कॉपी करता है, ताकि इनिट ब्लॉक का कोड पहले एग्जीक्यूट हो और फिर कंस्ट्रक्टर का कोड एग्जीक्यूट हो। सो ये अभी आपने देखा, मैंने आपको एक्चुअल में दिखाया भी था बाइट कोड ओपन करके, बट हम इसको नॉर्मली जैसे हमने बुक्स में पढ़ा हुआ उसी तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की का टाइम आ गया है। तो इनिशियलाइज करने के लिए आपका JVM सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक देखेगा, क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है। यस, यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो आपका JVM सबसे पहले इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब वो इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा तो आपका आउटपुट क्या दिखाई देगा, इन इनिट ब्लॉक 1। सो आपको आउटपुट ये आता है। इनिट ब्लॉक को कॉल करने के बाद आपका JVM कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सो इस केस में देखिए आपने जिस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया वो कोई पैरामीटर नहीं देता है। सो आपका JVM इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इस कंस्ट्रक्टर को जब वो कॉल करेगा सो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर करंट एग्जीक्यूटिंग मेथड बन जाएगा इस चेक के अंदर, और यहाँ पे दिस रेफरेंस होगा। दिस के अंदर क्या जाएगा, जो ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उसका जो रेफरेंस होगा। तो उसका रेफरेंस क्या है आपका 111। सो आपका JVM यहाँ पे 111 कॉपी कर देगा, जिससे क्या होगा, ये दिस भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। इसके बाद आपका JVM जो है
कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पर आपका जो कोड है वो क्या है, system.out.println 4। सो 4 आपका प्रिंट हो जाएगा, इस वजह से आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में 4 दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्टर खत्म। सो आपका जेवीएम स्टैक फ्रेम से इस स्टैक फ्रेम को बाहर निकाल देगा और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, लोकल वेरिएबल, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जेवीएम वापस से आपका मेन मेथड में आता है। सो अभी वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, system.out.println एंड ऑफ मेन। सो इस वजह से नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, आपका एंड ऑफ मेन है। ठीक है, ये देखिए आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है एंड ऑफ मेन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो दिस इज योर एंड ऑफ मेन। गॉट इट? दिस इज योर एंड ऑफ मेन। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्टैटिक टेस्ट टाइप का। सो ड्यू टू दिस स्टेटमेंट क्या होगा, जेवीएम आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा हीप के अंदर। एक का नाम होगा x जो इंटीजर टाइप का, दूसरा भी m जो इंटीजर टाइप का है। दोनों के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 33। x के अंदर 33 आएगा और y के अंदर 55 आएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपका जेवीएम क्या करेगा, न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, इस मेमोरी का रेफरेंस रिटर्न करेगा जो कहाँ पे स्टोर होगा, T2 के अंदर। सो दिस इज योर T2 और यहाँ पे क्या आ गया, से सपोज दैट रेफरेंस इज दिस 101। सो T2 इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो यही है कि जितनी बार आप देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, नई में उस ऑब्जेक्ट के लिए नई मेमोरी एलोकेट हो रही है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना इंस्टेंस वेरिएबल्स है और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर और इनिट ब्लॉक कॉल हो रहा है, बट स्टैटिक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। सो इस ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम, सबसे पहले आपका इनिट ब्लॉक कॉल होगा। इनिट ब्लॉक कॉल होगा, जब इनिट ब्लॉक कॉल होगा तो वापस से इनिट ब्लॉक 1 प्रिंट होगा। इस वजह से आपका देखिए इनिट ब्लॉक 1 प्रिंट हुआ है और इनिट ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के खत्म होने के बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, वापस से जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था, स्टैक के अंदर जो है आपका जो है एक नया फ्रेम जाएगा उस कंस्ट्रक्टर के लिए। यहाँ पे दिस होगा इस दिस के अंदर, बट इस बार कौन सा रेफरेंस कॉपी होगा, 101, और ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और इतना होने के बाद जो है आपका ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो क्या प्रिंट हुआ, system.out.println 4। सो 4 प्रिंट हुआ यहाँ पर। और फिर कंस्ट्रक्टर खत्म होगा तो ये स्टैक फ्रेम स्टैक से बाहर निकल जाएगा और फिर कंट्रोल आपका वापस यहाँ पे आ जाएगा और फिर आपका जो है मेन मेथड खत्म हो गया। सो ये स्टैक फ्रेम भी आपका स्टैक से बाहर निकल गया और एवरीथिंग ओवर। सो आप देखिए ऑब्जेक्ट हीप के अंदर क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट हीप के अंदर क्रिएट हुआ है। और स्टैटिक वेरिएबल आपका मेथड एरिया के अंदर क्रिएट हुआ। कब क्रिएट हुआ, जब आपकी क्लास फर्स्ट टाइम लोड हुई, स्टैटिक ब्लॉक उसी टाइम एग्जीक्यूट हुआ। उस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप उस स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक क्लास के लिए सिर्फ एक बार स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होती है और वो क्रिएट होते हैं, और स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का हमारा चैप्टर। खत्म करते हैं इसको यहाँ पे।
थैंक यू।